हेलो क्लास 10। क्या हाल है सबके? बढ़िया हो ना? तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका जो आज संस्कृत का जो पेपर था वो बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोगों ने उस पेपर में बिल्कुल कमाल और धमाल मचा दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। और अब आपका नेक्स्ट पेपर है 24 फेब को मैथ्स का। अगला पेपर आपका मैथ्स का। पिछले 2 महीने लगभग 2 महीनों से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने मेरी तरफ से मैथ्स के हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करके दिए। बट अब क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत पास आ चुका है तो आज मैं आपको मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स कराने आया हूँ। क्या कराने आया हूँ? मैथ्स के ऑब्जेक्टिव्स। आज की इस क्लास में मैं आपको मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आज की इस क्लास में कवर होंगे। आपके पेपर में 30 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे? 30। और मेरे वर्ड मार्क कर लो, आपको 30 में से मोर देन 25 ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में से मिलेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव में से मोर देन 25 ऑब्जेक्टिव आपको आज की इस क्लास से मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव का काफिला। तो पहला ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स को शांति से समझना, जब मैं टाइम दूं तब नोट करना। देखिए, मान लीजिए 2 नंबर है ए और बी। आपको उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखना है। पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी है तो उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी है उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखना है तो वो होगा ए इंटू बी। क्या होगा? ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ए इंटू बी। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। थर्ड ऑब्जेक्टिव, यहां से अगर मैं खाली एचसीएफ निकालूं तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी वही 2 नंबर जो भी दिए जाए, ए बी हो, फर्स्ट सेकंड हो, कैसे भी, अपॉन एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई से डिवाइड मार, एलसीएम मल्टीप्लाई से डिवाइड 4। अगर एलसीएम निकालना तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ए बी और ए बी का एचसीएफ और एलसीएम किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के। किसके बराबर होगा? ए इंटू बी के। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो 2 नंबर्स दिए जाएंगे उनके प्रोडक्ट के। एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। फिफ्थ, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, ये सब क्या होते हैं? आर इरेशनल नंबर्स। ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स। ये सारे होते हैं इरेशनल नंबर। फिर एक 5 ऑब्जेक्टिव नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए देखिए अगला ऑब्जेक्टिव। अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है ax² + bx + c
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए अगर आपसे बोले सम ऑफ जीरोस इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपसे सम ऑफ जीरोस पूछ ले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन देके अगर आपसे सम ऑफ जीरोस पूछ ले तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, अगर आपको ये इक्वेशन दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और आपसे बोले सम ऑफ जीरोस बताओ तो माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। अगला अगर आपसे पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट सी है, कांस्टेंट सी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अगर जनरली पूछे कि सम ऑफ जीरोस बताओ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपसे जनरली बोल दे सम ऑफ जीरोस बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपसे बोले सम ऑफ जीरोस बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के नहीं दिया, बस इतना बोला सम ऑफ जीरोस बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपसे बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये होता है कांस्टेंट। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए ये ऑब्जेक्टिव, आगे बढ़िए। चलिए ध्यान देखिए, आप थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे करने और टाइम है, तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। कितने 10 हो गए ना, ध्यान देना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बताओ तो वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपसे बोले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताओ, फर्क समझना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या पूछ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, सिस्टम है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0।
अगर आपसे बोले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करूंगा ये दोनों आपको क्लियर होंगे। एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है सिस्टम। ठीक है, नोट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ते हुए। चलिए अब देखना, आपको मैंने कुछ कंडीशंस पढ़ाई थी। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। और लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इस कंडीशन में हम बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन से? इंटरसेक्टिंग। अगला, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। शुरू के दो बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉरी, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस एक दूसरे से कोइंसिडेंट करती है, कोइंसाइड्स करती है। क्या कर रही है? कोइंसाइड्स। 15 a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तीनों ही आपस में बराबर है। अगर तीनों ही आपस में बराबर है तो हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन पूछे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसे होगी? इंटरसेक्टिंग। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और लाइंस आर कोइंसिडेंस। लाइंस आर कोइंसिडेंस या कोइंसाइड्स। तीनों ही आपस में बराबर है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। कोई सॉल्यूशन नहीं है और लाइंस कैसी है? पैरेलल। नोट करो, आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड रुकना, एक गलती हो गई थी। इस केस में इक्वल है, इस केस में नॉट इक्वल। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2, सब बराबर है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस आर कोइंसिडेंट। शुरू के दो बराबर है, आखिरी बराबर नहीं है। नो सॉल्यूशंस, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आगे अगले ऑब्जेक्टिव 16। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन इज
कंसिस्टेंट। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के तो सोल्यूशन कैसे कंसिस्टेंट, कैसे consistent। अगला, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो हम बोलेंगे solution is inconsistent। solution is inconsistent, ये inconsistent है। 18, अगर सब आपस में बराबर है, अगर सब आपस में बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो solution is dependent consistent। solution is dependent consistent। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। शुरू के दो बराबर आखिरी का बराबर नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तीनों आपस में बराबर है तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अगला, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। अब ये थोड़ा नोट फास्टली करना। अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, नोट करो। आगे देखो, ध्यान देते रहना भी ऐसा। देखो, अगर d की वैल्यू जो कि होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 आ रही है। क्या आ रही है ग्रेटर देन 0, तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये इक्वल टू 0 आ रही है, d की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, तो बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रही है, तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखना। अगर आपसे बोले जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अगला, sum up to n terms of an AP, किसी AP के n टर्म्स तक का सम।
अगर जनरल फॉर्म पूछे, एपी का जनरल फॉर्म बोले n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी सम अप टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसके दो फॉर्मूले, Sn बराबर n बाय टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक होता है Sn बराबर n बाय टू a प्लस a। नोट करो, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे। अगर बोला जाए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर बोले सेक्शन फॉर्मूला, तो अगर x का बोले, सेक्शन फॉर्मूला x का बोले तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर y का बोले तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपसे बोले मिड पॉइंट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बोले, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अगला यहाँ तक नोट करो। अगर बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, नोट करो यहाँ पर। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। कितने हो गए थे, 28 29 साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा, ठीक है, क्या होता है कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोसेक हो गया। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फार्मूला ये याद करने पड़ेंगे। 34 cosec हो गया, sec हो गया, cot। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगला देखना, tan थीटा, tan थीटा को लिखते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। ठीक है, अगला साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हुआ? साइन थीटा का। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। नोट करो इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपली बस फॉर्मूले चल रहे हैं थोड़े से। फॉर्मूला मतलब ये फॉर्मूला टाइप ऑब्जेक्टिव है। अगर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको क्या करना है? इन्हें याद तो करना पड़ेगा। देखो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। 39 यही आ जाएगा। cos थीटा होता है sec थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल। tan थीटा होता है cot थीटा का रेसिप्रोकल। और cot थीटा होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, आगे आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बढ़ाया था फिर भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अभी ना क्या है, थोड़ा सा आपको लर्निंग फेज में चलना है, तो आपको फटाफट नोट करना और याद करना है। अगला देखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। नोट करो इतना। चलिए अगला, देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है बराबर 1 के, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा के, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नोट कर लो एक बार, एक सेकंड। ये माइनस है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज नोट करो। आगे बढ़ेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल की तरफ। पहले ये 45 तक नोट करो। चलिए आगे बढ़िए। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखना। इधर एंगल लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और ठीक है, ध्यान देना। बस जगह बच जा रहा है। चलो
साइन cos tan cosec sec cot 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन जीरो होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। ये वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। cos 0 होता है 1। चलिए भैया क्लास एक और बात ध्यान देना, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हमें थोड़ी देर के लिए क्लास को रोकना पड़ा था। तो हम थे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। किस पे थे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 होता है। cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 होता है 1/2, cos 60 होता है आपका 1/2 और cos 90 होता है 0। क्या होता है? 0। अब सुनना, tan 0 होता है 0, tan 30 होता है आपका 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 होता है √3, tan 60 होता है √3 और tan 90 होता है आपका नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। cosec 0 होता है आपका नॉट डिफाइंड, cosec 0 नॉट डिफाइंड। cosec 30 होता है 2, cosec 45 होता है √2, cosec 60 होता है 2/√3, 2/√3, cosec 90 होता है 1। ठीक है, वैल्यूज याद करनी पड़ेगी। sec 0 होता है 1, sec 0 1, sec 30 होता है 2/√3, 2/√3, sec 45 होता है √2, sec 45 √2 होता है। ठीक है, sec 60 होता है आपका 2, sec 62 होता है और sec 90 आपका होता है नॉट डिफाइंड। sec 90 होता है नॉट डिफाइंड। वैल्यूज तो याद करनी ही पड़ेगी। इन वैल्यूज को जब तक याद नहीं करोगे तब तक काम नहीं होगा। cot 0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, cot 30 होता है √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 होता है 0। cot 90 होता है 0। तो ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल को कीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए अगले ऑब्जेक्टिव पे, 47 ऑब्जेक्टिव। ट्रिग्नोमेट्री टेबल 46 या 47। 47 था आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अभी अभी पढ़ा है चैप्टर तो मैंने आपको। एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थीटा अपॉन 360 into pi r square, थीटा अपॉन 360 into pi r square। एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, -360 minus theta upon 360 into pi r square। 360 minus theta upon 360 into pi r square। 49 लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोलो या लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आर्क क्या माइनर आर्क क्या होगा? थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, 2 pi r। 50 ऑब्जेक्टिव, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 into 2 pi r, 2 pi r। नोट कीजिए 50 ऑब्जेक्टिव, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा ध्यान दीजिए अगला। ठीक है, 51 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर ये पूछ ले कभी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अगला एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट।
अगर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछे तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपसे बोले एरिया ऑफ सेगमेंट तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। या इसको लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर पूछे तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्वेश्चन ही आ जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, या फॉर्मूला आ जाए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट या एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट लिख लो। ये सेगमेंट होते हैं ना डायरेक्ट, इनको माइनर बोलते हैं। पहले यहां तक नोट कर लो। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 54 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं हमारे। इतना सा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया यार, फिर भी देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ स्पष्ट रूप से। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, इन्हें मैं 3 वीडियो या 3 पार्ट में कवर करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने के लिए मैं 3 पार्ट लूंगा। पहला पार्ट फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा पार्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा पार्ट आएगा आपका मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अभी चल रहा है फॉर्मूला बेस्ड, आज सारे फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव, अगले पार्ट में बेसिक ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराओगे, क्वेश्चन नहीं कराओगे? ऐसा नहीं। अभी मैं आपके लिए सीरीज प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। प्लान मतलब बहुत लेट नहीं है, अभी कल या परसों में, आज जैसे आप ये जब लेक्चर देख रहे हो तो 19 तारीख है, कल 20 तारीख को आपको जो लेक्चर मिलेगा वो होगा कुछ इंपॉर्टेंट 25 या 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 या 30 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। तो अभी हमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पे टारगेट करना है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 54 हो गए ना, 55। CSA of cube, curved surface area of cube 4L square, L मतलब लेंथ या साइड बोल लो, 4L square, 4L square। TSA of cube, total surface area of cube 6L square, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब, ठीक है। CSA of cuboid, CSA of cuboid 2HL plus H हाइट है, L लेंथ है, B ब्रेथ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भैया ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछते बोर्ड वाले, थोड़ा ध्यान से देखना इनको। उसके बाद TSA of cuboid, TSA of cuboid 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HA, ठीक है, 60। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नोट करो इतने।
बढ़ा के उम्मीद करूंगा यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे। चल अगला CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है। उसके बाद TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगला CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल। CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, और एल स्लैंट हाइट होती है। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट, याद रखना। अगला CSA ऑफ कोन पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, या पाई आर स्क्वायर एल, नहीं सॉरी, पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, ठीक है। यहां तक नोट करो पहले। अगला वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 67 अगर स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालना है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जिसको एल बोलते हैं, तो वो होता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नोट करो 67 तक। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये सब है ना फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है यार। एक बार पढ़ोगे भी ना सही तो समझ आ जाएगी। देखते जाओ बस इनको अच्छे से एक बार। अगला मीन मेथड पढ़ी थी, मीन पढ़ा था। मीन के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट, या जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, क्या होता है? एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा होता है assumed mean method, assumed mean method, x bar equals to a plus summation fi di upon summation fi। नोट करो ये दो। ठीक है। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। मीन के अंदर 3 मेथड होती है। कितनी मेथड होती है? 3। डायरेक्ट मेथड,
x बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड x बार बराबर a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तीन फॉर्मूले बनते हैं, तीनों नोट करो। ठीक है, ये मीन क्या हो गए, अब देखना अगला आता है मोड। अगला आता है मोड। क्या आता है मोड? मोड को लिखते हैं हम z से, मोड को z से लिखते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और अगला आता है मीडियन। अगला आता है मीडियन। मीडियन को एमी क्या लिखते हैं, एमी L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अभी बस ये नोट कर लो, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा। मोड का फॉर्मूला है z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मीडियन में m इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। नोट इट। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज देख लो। मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर जो L है वो है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। अभी कोई भूल जाए, यहाँ पे अगर पूछ ले तो L होता है स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, H होता है हाइट ऑफ कॉन। ठीक है, सिर्फ कॉन के अंदर ही बात होती है, स्लैंट हाइट सिर्फ कॉन में निकलती है। और R होता है रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन। चलो अगला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। मैंने आपको सारे फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स करा दिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जहां हम बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और कल 20 तारीख को शाम को लगभग 4 या 5 बजे जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैं आपको मैथ्स के सुपर 30 आईएमपी क्वेश्चंस कराऊंगा। सुपर 30 आईएमपी क्वेश्चन और सुपर 30 3 बार कराऊंगा, यानी टोटल 90 क्वेश्चंस। आपको आने वाले मैथ्स का जो 24 तारीख को पेपर है उससे पहले मैं मैथ्स के 90 क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराना। विश्वास रखिएगा अगले 4-5 दिन में इस चैनल एमर्स पे आपको मैथ्स की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। बिल्कुल घबराओ मत। तो जितना ऑब्जेक्टिव करा है इन्हें ईमानदारी से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आज आप संस्कृत का पेपर दे के आए, मुझे पता है आप पूरे थके हुए, इसलिए आज मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ। बस ये 70-75 ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।